हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके पेडागोजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वर्णनात्मक सांख्यिकी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या केंद्रीयवर्ती मानों की गणना, औसत, उदाहरण सहित, मध्यमान के परिणाम, मध्यमान की विशेषताएं, आंकड़ों की सारणीकरण, आवृत्ति, प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, समावेशी विधि, अपवर्जी विधि और मध्यमान के संक्षिप्त रूप और दीर्घ विधि, और इसके उदाहरण सहित व्याख्या पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षा और बीएड परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। अतः दोस्तों, इसकी तैयारी अच्छे से एक बार कर लेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। सभी मटेरियल इसमें पूर्ण है। अगले वीडियो में हम बताएंगे बहुलक और माध्यिका, मीन, मीडियन, मोड। तो मीडियन और मोड जो है अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। जो नए हैं वे सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तथा शेयर अवश्य करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है। वर्णनात्मक सांख्यिकी शैक्षिक अनुसंधान में सबसे अधिक व्यवहार में आता है। यह परिस्थितियों तथा संबंध जो वास्तव में वर्तमान में है, अभ्यास जो चालू है, विश्वास, विचारधारा, अभिवृत्ति जो पाई जाती है अथवा नई दिशाएं जो विकसित हो रही है। संबंधित साधारण शब्दों में वर्णनात्मक सांख्यिकी की वैसी सांख्यिकी को कहा जाता है जिसका उद्देश्य संख्यात्मक तथ्यों का साधारण ढंग से मात्र वर्णन करना होता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य, मध्यांक, मानक विचलन इत्यादि आते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं वर्णनात्मक सांख्यिकी शैक्षिक अनुसंधान। तो शैक्षिक अनुसंधान का मतलब है जो शोध करते हैं। वैसे विद्यार्थी जो कोई शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो व्यवहार रूप में जो डाटा का प्रयोग करते हैं उसको व्यवहारिक रूप में इन परिस्थितियों से जो वास्तव में वर्तमान में, जैसे अभी कोरोना का डाटा लिया जाए तो दिल्ली में मरने वालों की संख्या कितनी है, कितने जनसंख्या में कितने मरे, यह आंकड़ा जो है कलेक्ट किया जाता है और कार्यकर्ता जो है, रिसर्चकर्ता स्वयं घूम करके पता लगाता है और उस आंकड़े को संग्रह करता है। तो इसको प्राथमिक आंकड़ा भी प्राइमरी आंकड़ा कहते हैं। और सेकेंडरी आंकड़ा जो अनुसंधानकर्ता पत्रकार से, पेपर से या किसी डिपार्टमेंट से जो आंकड़ा संग्रहित रहता है उससे वह आंकड़ा को लेता है, तो उसको बोलते हैं कि सेकेंडरी डाटा। तो इस प्रकार से दोस्तों, रिसर्चकर्ता को जब कोई जांच करता है, अनुसंधान करता है, तो इसके लिए डाटा का कलेक्शन करता है। अभ्यास जो चालू है, विश्वास, विचारधारा तथा अभिवृत्ति जो पाई जाती है। अभिवृत्ति
का मतलब है कि आपके दृष्टिकोण क्या है, आप किस प्रकार से देखते हैं, आपकी विचारधारा क्या है, अथवा नई दिशाएं आपके जो नई सोच विकसित हो रही है, इससे संबंधित है। साधारण शब्दों में वर्णनात्मक सांख्यिकी वैसे सांख्यिकी को कहा जाता है जिसका उद्देश्य संख्यात्मक यानी संख्या का संग्रह करना, संख्या के रूप में डाटा को एकत्र करना। मान लीजिए कोई कोई इस विद्यालय है जिसके स्कूल के परीक्षा फल की तुलना करना है उस विद्यालय की कक्षा से, तो हम डायरेक्ट डाटा लिए उस जा करके उस विद्यालय का रिजल्ट निकलवा कर देखे डाटे का कि कितने बच्चे, और अपना भी हमने एक जांच परीक्षा लिया, परीक्षण किया, उस परीक्षण के आधार पर डाटा जो लिया वह प्राथमिक डाटा हुआ, और जो स्कूल के माध्यम से जो डाटा लिया वह सेकेंडरी। तो इस प्रकार के हम डाटा का कलसम, मान लीजिए किसी दो कंपनी है टेलीविज़न की, एक मान लीजिए सैमसंग का है और कोई दूसरा BSNL का है, और दोनों कंपनियों का एक महीना में किसका कंप्यूटर बिका और किसका अधिक बिका, इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से संख्यात्मक रूप में हम जो है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं जो सटीक होता है, तथ्यों पर आधारित होता है, तथ्यों का साधारण ढंग से मात वर्णन करना था। इसके अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य, मध्यांक और मालक विचलन इत्यादि आते हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या केंद्रवर्ती मानों की गणना हम कैसे करते हैं। तो इसमें 3 चीज आते हैं, मध्यमान, मध्यांक मान और बहुलक मान, यानी मीन, मीडियन और मोड। तो प्रवृत्ति की माप किसी समूह के परतत्वों की कुछ विशेषताएं होती है। मान लीजिए हम कलेक्शन किए डाटा का जाकर स्कूल से, तो मेरा कोई उद्देश्य होगा, हम किस लिए कर रहे हैं। मान लीजिए हम सर्व शिक्षा अभियान से लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का था कि सभी बच्चा पढ़े, सभी पढ़े, आगे पढ़े, आओ पढ़ो और आगे पढ़ो, यानी सभी घर में। तो इसके डाटा कलेक्शन करेंगे कि उस गांव में सभी बच्चे विद्यालय जाते हैं कि नहीं। तो गांव में घूम करके, मान लीजिए एक प्रखंड में 10 गांव है, तो 10 गांव में कम से कम 2 गांव में अवश्य घूमेंगे और उस डाटा का कलेक्शन करेंगे कि वास्तव में बच्चे जो हैं स्कूल सभी 100% जाते हैं या उससे कम। तो डाटा जो संग्रह करते हैं तो उसका औसत निकालेंगे, उसका माध्यांक मान निकालेंगे या बहुलांक लाएंगे, तो उस पर औसत तुलना करेंगे कि पूरे बिहार राज्य की सर्व शिक्षा अभियान से बच्चों को, अभिभावकों को क्या लाभ हुआ, और यह जो योजना है सरकार की कितना सफल रहा, कितना असफल। स्तर का ज्ञान करने के लिए केंद्रवर्ती मान की गणना की जाती है। इसके द्वारा समूह का प्रतिनिधित्व किया जाता है। समूह का प्रतिनिधित्व अभी बताए हैं कि किसी गांव एक प्रखंड में 10 गांव है, 10 पंचायत है, तो कम से कम 2 पंचायत का हम पूर्ण रूप से विवरण लेंगे, उस आधार पर अनुमान निकाल लेंगे उसका औसत। उनके द्वारा समूह का प्रतिनिधित्व किया। साधारण केंद्रीय प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं। केंद्रवर्ती मान उस प्रतिनिधित्व करने वाले प्राप्तांक को कहते हैं जिसके आसपास अधिकतर छात्रों के अंक पाए जाते हैं। और केंद्रवर्ती मान 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, हम जब मान लाते हैं किसी विद्यालय में
मान लीजिए अष्टम क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने वार्षिक परीक्षा दिया, उसमें से मान लीजिए 100 संख्या है, 10 बच्चे ने 90% से ऊपर अंक लाया, फिर उसका देखेंगे 90 से 80 के बीच में 10 विद्यार्थी इसमें भी है, और 50 से 80 से 70 के बीच में कितने हैं, 10 विद्यार्थी, और औसत विद्यार्थी कितने, और 50 विद्यार्थी 60 से 70% अंक के अंदर है, तो उनका हम औसत तुलना करते हैं कि औसत विद्यार्थी का अंक जो है, मध्यमान जो है, कितना रहा। केंद्रीय प्रवृत्ति को इस प्रकार भी समझा जा सकता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का 2 परिभाषा दिए हैं, एक डिफिनेशन हो चुका है, या सेकंड डिफिनेशन है, तो मित्रों जो अच्छा लगेगा आप लोग उस परिभाषा को आप लोग तैयारी करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय उस संख्यात्मक माप से है जो कि प्राप्त आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह मान जो कि दिए आंकड़ों के समूह में बार बार आता है। जब कभी 2 या 2 से अधिक आंकड़ों के समूहों के तुलना अध्ययन की आवश्यकता होती है, तब उनकी तुलना केवल उन प्राप्तांकों के आधार पर संभव नहीं होती क्योंकि उनका प्रसार या विस्तार न्यूनतम इकाई से लेकर अधिकतम इकाई तक दूर दूर तक फैला रहता है। आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर उनका तुलनात्मक तथा विवेचनात्मक अध्ययन संभव नहीं होता है। तब ऐसी परिस्थिति में विभिन्न समूहों की केंद्रीय प्रवृत्ति का पता लगाना आवश्यक हो जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति को कभी कभी औसत की भी संज्ञा दी जाती है। प्राप्तांकों को सार्थक बनाने के लिए 2 रीतियों द्वारा की जाती है, एक कल्पित प्रतिमानों द्वारा, जैसे रूढ़ियुक्त परीक्षा प्रणाली में 33% अथवा 36% प्राप्तांकों को सफलता के लिए कल्पित कर लिया जाता है, यानी उससे कल्पित का औसत मान उससे कम नहीं होना चाहिए। सेकंड, औसत द्वारा, जिसे विज्ञान की भाषा में केंद्रवर्ती मान कहते हैं। औसत को विज्ञान की भाषा में केंद्रवर्ती मान कहते हैं। जेपी गिलफोर्ड ने 1958 में इसका परिभाषा इस रूप में दिया है, औसत वह अंक है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों के मध्यांक का द्योतक होता है, यानी बीच वाला अंक जो आता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कहीं से सजाए, और उसके बीच वाला जो अंक आता है जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उसमें उनके अंकों की संख्या से भाग दिया जाए, अंकों का मूल मान तथा उस अंकों की संख्या से भाग दे दिया जाए तो औसत निकलता है। रॉक के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति माप वह अंक मान है जो सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। मध्यमान की परिभाषा किसी समूह के प्राप्तांकों का वह मान जहाँ से प्राप्तांकों का वितरण 2 समान भागों में बढ़ जाता है, यह जाता है मध्यमान कहलाता है। मध्यमान वह प्राप्तांक है जिसके द्वारा दोनों ओर प्रदत्तों का विचलन समान होता है, यानी दोनों ओर से उस बीच राशि को ले तो उन दोनों ओर के प्राप्तांकों का योग करेंगे तो उनका विचलन शून्य होगा। विचलन माने अंतर शून्य हो जाएगा। मध्यमान के प्रदत्तों के योग में समूह की संख्या से भाग देने से ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए 5 छात्रों का प्राप्तांक तथा उनका मध्यमान है। 5 छात्रों का प्राप्तांक इस तरह है समूह का 10, 12, 14, 16, 18। तो इसका मध्यमान निकालने के लिए इनके अंकों का औसत, अंकों के मानों का औसत बटा अंकों की संख्या बराबर अंकों को जोड़ दिए 10, 12, 14, 16, 18 और संख्या अंकों कितने 1, 2, 3, 4, 5 5 है। 5 से भाग देंगे तो औसत आया 70 में, तो 14 औसत आ गया। इसका विचलन निकालने के लिए तो इसका विचलन इसका औसत आया 14, तो पहले अंक
अंक में से 14 घटाए तो इसका अंतर है 4। 12 में से 4 घटाए और इसका मध्यांक बीच वाला 14 में से 14 घटा 0। 16 में से 14 घटा +2 और 18 में से 14 घटा प्लस, तो इसका विचलन का योग जो होगा 0 आ गया। यानी मध्यांक के इधर के अंकों का योग और मध्यांक के बाद वाला अंकों का योग, दोनों को जोड़ेंगे तो उसका अंतर को ही विचलन कहते हैं। डिफरेंस को विचलन कहते हैं, उसका विचलन शून्य आता है। नोट मध्यमान, नोट मध्यमान को समानांतर माध्य भी कहते हैं। सर्वश्री घोष तथा चौधरी के अनुसार समानांतर माध्य जिसे कि समानांतर माध्य या केवल माध्यांक भी कहते हैं, यह वह परिणाम है जो कि किसी चल यानी वेरिएबल में पदों के मूल्यों के योग और उनकी संख्या से भाग देकर प्राप्त, यानी अंकों का योग और अंकों के मानों का योग बटा अंकों की कुल संख्या से, अंकों की कुल संख्या से भाग देते हैं। मध्यमान की कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन। मध्यमान कुल पदों के माप के योग को पदों की संख्या से भाग देकर बनाया जाता है। मध्यमान के समस्त पदों के समान महत्व दिया जाता है। किसी शून्य की न अपेक्षा की जाती है न उपेक्षा। यदि मध्यमान तथा पदों की संख्या ज्ञात हो तो कुल पदों का वास्तविक योग जाना जा सकता है। इसी तरह से पदों की संख्या जानी जा सकती है। मध्यमान आवृत्तियों पर निर्भर न करके समस्त पदों के मूल पर निर्भर करता है। मध्यांक, मीडियन एंड बहुलक मोड की अपेक्षा मानक त्रुटि कम होती है, स्टैंडर्ड एरर, यानी उसका मध्यांक जब निकालते हैं तो उसके त्रुटि में सबसे कम होता है। अब आंकड़ों का सारणीकरण कैसे करते हैं? टेबुलेशन ऑफ डाटा। डाटा शब्द प्लूरल है और इसका सिंगुलर रूप डेटम होता है। डेटा प्लूरल और डेटम वो सिंगुलर होता है। जब आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तब वे आंकड़े अव्यवस्थित नहीं होते हैं और व्यवस्थित आंकड़े अर्थहीन प्रदर्शन करते हैं। अतः आंकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें व्यवस्थित करना अनिवार्य होता है। दूसरे शब्दों में हम आंकड़े को किसी विशेष प्रकार के वर्गीकरण में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे पास निम्न आंकड़ा है। द फ्लोइंग डाटा गिवन द नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन इन 20 फैमिलीज 5 2 3 3 1 2 2 4 2 5 4 1 1 2 5 4 1 1 2 3। इस प्रकार का हम इसको मैक एंड अरे, यानी अरे माने सारणी बनाना ऑफ द डाटा, कांस्टेंट ऑफ ए फ्रीक्वेंसी टेबल, डाटा एंड कंस्ट्रक्ट ए frequency table. Arrange the numeral data in ascending order of a manifold. We get the array as under. So 1 number of the children, tally marks number of the families. तो number of children 1, जिसने 1 अंक लाया उनकी संख्या 5 है। 5 के लिए 4 ठो आकार दे करके काट दिए। यह संकेत है 10 तक का संकेत रहता है। 10 तक कैसे लिखते हैं? नीचे मैं लिखा हूं 6 तक का, 7 8 9 का भी हम लिख सकते हैं। 7 के लिए 1 2 3, 8 के लिए 9 के लिए 9 10 के लिए
तो एक के लिए एक पाई, दो के लिए दो, तीन के लिए तीन, चार के लिए चार पाई, पांच के लिए क्रॉस कर देते हैं। या क्रॉस हमेशा ऐसा ही होता है, यानी बाएं से दाएं की और नीचे और, इसको बोलते हैं बिगड़ के समान करते हैं, उल्टा नहीं करेंगे नहीं तो कट जाएगा। इसके लिए 7 के लिए 4 पाई काट देंगे और 2 लिख देंगे। 8 के लिए 5 के लिए 4 पाई क्रॉस और 3 आकार। 9 के लिए 5 से 4 पाई क्रॉस और 4 पाई, ये कटा हुआ नहीं है। 10 के लिए 4 पाई और क्रॉस लगा देंगे डायगोनल। तो इस प्रकार से दोस्तों हम 20 बच्चों का टैली मार्क्स या जो है इनको असेंडिंग ऑर्डर में मैं सजाया और सारणीकरण, सारणी का आवृत्ति टेबल का निर्माण किए। इसमें नोट में दिया हुआ है 2 टाइप्स ऑफ डेटा। डाटा 2 तरह से कलेक्शन करते हैं, एक प्राइमरी डाटा, वैसे डाटा जो शोधकर्ता व्यक्तिगत रूप से कार्य क्षेत्र में जाकर इकट्ठा करता है, उन्हें प्राथमिक डाटा कहते हैं। सेकेंडरी डाटा जब अनुसंधानकर्ता प्रकाशित या अप्रकाशित साधनों द्वारा संकलित आंकड़े को अपने उपयोग में लाता है, तो ऐसे आंकड़े को सेकेंडरी या द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। अनेकों संस्थान इकट्ठा करते हैं। तो दोस्तों सेकेंडरी डाटा उसको कहते हैं जो डाटा अनुसंधानकर्ता, खोजकर्ता जो है स्वयं नहीं इकट्ठा करता है, बल्कि दूसरे के द्वारा संग्रहित डाटा को प्रयोग करता है, उसको सेकेंडरी डाटा, उसको उतना अच्छा नहीं माना जाता है सेकेंडरी डाटा को। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? किसी भी प्राप्तांक के बार बार की प्रवृत्ति को आवृत्ति कहते हैं, यानी एक ही अंक 10 विद्यार्थी अगर लाता है तो उसको कहते हैं आवृत्ति डाटा। जैसे ऊपर वर्णित आवृत्ति वितरण सारणी में 5 बार आया है, 1 की आवृत्ति 5 हुआ। अंकों की सारणीकरण को ही आवृत्ति वितरण का, जब अंकों को हम सारणीकरण करते हैं, अंकों को लेते हैं, उनको टैली मार्क्स देते हैं और आवृत्ति अलग देते हैं, यानी संख्या कितने, तो इसको बोलते हैं आवृत्ति वितरण। इस प्रकार को अवरोही क्रम में लिखने के लिए उसे वर्गीकृत करना ही समूहीकृत आंकड़ा कहलाता है। यानी आंकड़ों को अवरोही क्रम में, यानी अवरोही और आरोही, असेंडिंग ऑर्डर अवरोही, आरोही डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आरोही और अवरोही कहलाता है। तथा जिसे समूहीकृत न किया जाए, जैसे उसे प्राप्त किया गया वैसे ही उसे प्रयोग में लाया जाए तो असमूहीकृत आंकड़े कहा जाता है। यह 2 प्रकार से डाटा को हम विभाजित करते हैं, एक है समावेशी बटन और दूसरा है समावेशी को अंग्रेजी में इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटिव या डिसकंटिन्यूटी फॉर्म, असमूहीकृत डाटा, और एक्सक्लूसिव फॉर्म यानी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्जित श्रेणी, यानी इसको जो बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी व्यवस्थित। तो समावेशी श्रेणी में प्रत्येक वर्ग के दोनों उसी वर्ग में शामिल होती है, इसकी उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा से अलग होती है। 0 से 10, 11 से 20, 21 से, तो इसमें पहला काल अपर लिमिट जो है, लोअर लिमिट यानी 0 जो हुआ निम्नतम सीमा और 10 हुआ उच्चतम सीमा, अपर लिमिट। और सेकंड में वर्ग अंतर क्लास इंटरवल, यानी जो 11 से 20 ये वर्ग अंतराल बोलते हैं। 2 संख्याओं का जो हम अंतर लेते हैं, 11 से 20 यहाँ 9 का अंतर है, 21 से 30 यहाँ 9 का अंतर है। तो इस प्रकार के अंतर को क्लास इंटरवल
वर्ग अंतराल कहते हैं, और नीचे वाले टर्म को लोअर लिमिट और अधिक वाले को अपर लिमिट। तो हम देखते हैं एक का अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट नहीं है, अलग है। तो ऐसे को डिसकंटिन्यूड और व्यवस्थित डाटा कहते हैं। और व्यवस्थित डाटा जिसमें उसको कहते हैं द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच ईच upper limit of each class is excluded and lower limit is included is called exclusive। इसमें क्लास इंटरवल में अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट, और जब दूसरे में जाता है तो यह अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाता है और दूसरा अपर लिमिट होता है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल सपोज द सम स्टूडेंट आर गिवन वी मे कंसिडर द क्लास 0 से 10, 10 से 20 etc। व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान मीन ऑफ ग्रुप समावेशी श्रेणी। व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान ज्ञात करने की निम्नलिखित विधियां है। इसका सूत्र एक लॉन्ग दीर्घ विधि, इसमें m इजकल टू समेशन f(x/n), इसको सिग्मा बोलते हैं। ऐसे इसका अर्थ होता है समेशन यानी योग, जबकि m मध्यमान है और सिग्मा इसको समेशन योग को बोलते हैं। f आवृत्तियां फ्रीक्वेंसी, x मध्य बिंदु यानी क्लास इंटरवल को जोड़ने के बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जब जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो मध्य बिंदु निकलता है। f इंटू एक्स यानी आवृत्ति को मध्य बिंदु से वर्ग चिन्ह से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो fx होता है। आवृत्तियां और मध्य बिंदुओं का गुणा, n आवृत्तियों का जो टोटल संख्या। तो यह लॉन्ग विधि निकालने का मध्यमान का यह विधि है जब हम कोई व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान निकालना हो, यानी व्यवस्थित आंकड़ा यानी कंटिन्यूअस का जब हम निकालते हैं। यानी दूसरा शॉर्ट मेथड संक्षिप्त विधि। संक्षिप्त विधि में का फॉर्मूला है, इसमें am प्लस h इंटू समेशन ऑफ fd/n इंटू क्लास इंटरवल। फिर से देखेंगे am प्लस समेशन ऑफ fd/n इंटू ci यानी क्लास इंटरवल। am कल्पित मादा है एज्यूम्ड, और d इज विचलन, और m मध्यमान है, f आवृत्ति है, fd आवृत्ति का विचलन गुणा है, n आवृत्तियों का योग है, और ci क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का आकार क्या है, यहाँ जैसे 10 से 20 लिए तो इसका अंतर हो गया 10, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। इन सूत्रों का एक एक प्रश्न, इन सूत्रों पर हम एक एक प्रश्न बनाएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अंकगणितीय मध्यमान निकालें दिए गए आवृत्ति का। इंटरवल दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो यह जो देख रहे हैं यह आपका पहला उदाहरण है समावेशी विधि, इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन या डिसकंटिन्यूअस। समावेशी डिसकंटिन्यूटी आंकड़ा है। समावेशित आंकड़ा पर डिसकंटिन्यूअस का यह दिया हुआ है, इसका हम मध्यमान निकालते हैं। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी 25 से 29, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 14। अब 30 से 34 यह समावेशी यानी इंक्लूसिव विधि है। इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट
जब हम क्लास इंटरवल लेंगे तो इसका अपर लिमिट लोअर नहीं होगा बल्कि अलग होगा। सेकंड है 35 से 39 16, 40 से 44 6 और 45 to 49 इक्वल टू 5, 50 से 54 3 और 55 से 59 का बारंबारता यानी आवृत्ति 4। अब संक्षिप्त विधि में हम इसको बनाते हैं। संक्षिप्त विधि तो ये क्लास इंटरवल पहले से दिया हुआ है। क्लास इंटरवल इसको कैसे बदलते हैं? तो दोस्तों इस प्रकार के यदि डाटा होगा तो लोअर लिमिट से 0.5 घटा देते हैं। 24 25 माइनस 0.5 तो बनता है 24.5 और अपर लिमिट में इसमें क्या करते हैं, पॉइंट जोड़ देते हैं। 2.29 में प्लस 0.5 बराबर हो जाता है 29.5। इस प्रकार के सभी को करते हैं। 29.5 34.5, 34.5 39.5, 39.5 44.5, 44.5 तो 39.5। इस प्रकार से 54.5 से 59. अब देखते हैं कितने हमारा सामने 1 2 3 4 5 6 7। इसका मेन पॉइंट निकालने के लिए हम इसको कल्पित माध्य जो है इसको मानेंगे कल्पित माध्य। इसका मेन पॉइंट दोनों का जोड़ किए कैसे निकालते हैं, प्लस 5 बटा 2 इक्वल टू 5 5 10 हासिल 1 9 4 13 13 1 14 और 2 2 4 1 5 बटा 2 कितना होगा 27 आ गया। तो इस प्रकार से 27 इसको जोड़ेंगे तो 64 होगा, तो 64 का आधा 32 होगा। अब इसमें मिड वैल्यू में से हम एक कल्पित माध्य AX लिए, यह हो गया आपका 42, जिसको कल्पित माध्य को हम D द्वारा भी निरूपित या करते हैं। अब हम यहाँ पर AM ले लिए। अब AM को और यह जो देख रहे हैं ये मिड पॉइंट को टोटल को, ये तो मिड पॉइंट लिए। अब कल्पित माध्य जो हो गया आपका 42 हो गया। इसको D भी बोलते हैं, D से भी निरूपित किया जाता है। तो इसमें से क्योंकि फार्मूला में हम D लिखे हैं तो यहाँ वहाँ D हम यूज कर सकते हैं। तो D को यहाँ पर D को घटाएंगे x1, यानी प्रत्येक को हम टोटल को मिड वैल्यू को x1 ले लिए, यानी एक एक को x1। xi का मतलब हुआ इंटीजर्स हुआ, i का मतलब इंटीजर। इंटीजर में आप जानते हैं माइनस भी होता है प्लस भी होता है, 1 2 3 4, तो यहाँ 27 से लेकर के। अब जो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ घटा देते हैं, घटाते हैं x, इसमें से मिड पॉइंट में से कल्पित माध्य को घटाते हैं तो हमारा विचलन निकलता है। तो यहाँ से अब हम निकाले और निकालने के बाद इसमें से हम घटा दिए, घटाने के बाद जो है उसको हम डिवाइड कर दिए क्लास इंटरवल के ऊंचाई से, यानी एच क्या है ऊंचाई है। जैसे 29 से लेकर के 29.5, 24 से लेके 29 पॉइंट, तो 24 से 5 29, 5 से डिवाइड किए, एच क्या है इसमें एच बराबर 5 है।
तो x1 माइनस कल्पित माद ए स्मॉल m से भी निरूपित कर सकते हैं या d से भी निरूपित कर सकते हैं। तो यहां पर हम ये ले लिए हैं ए एम, यानी एज्यूम्ड है ना, माद। ए से एज्यूम्ड, एम से माद, कल्पित माद। यहां पर मिड वैल्यू लिए हैं 27, 32, दोनों को जोड़ दिए क्लास इंटरवल को और 2 से भाग दे दिए तो मिड वैल्यू निकल गया। ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एफ, इसको आवृत्ति एफ बोलते हैं, एफ। और मिड वैल्यू में यहाँ ए एम कल्पित माद, यानी ये कल्पित माद हुआ, कल्पित माद। कल्पित माद को ए एम ए से भी और डी से भी निकालते हैं। अब यहाँ देखेंगे यहाँ कैसे आ गया। यहाँ क्या करते हैं, मेन माद में से, कल्पित माद में से हम मिड वैल्यू को मिड वैल्यू में से कल्पित माद को घटाएंगे। 27 घटाओ 42 बराबर -15। अब 15 आया और 5 से भाग दे दिए तो बराबर -3 आ गया। इसी तरह से सेकंड में -32 -42, इसको लिखिएगा नहीं, समझाने के लिए बता रहे हैं। 10 बटा -10/2 इक्वल टू -2। इसी तरह कर सकते हैं 37 घटाओ 42 बराबर -5 बटा 5, कट गया -1। इसी तरह से आगे 42 घटाओ 42 बराबर 0, 0 बटा 5 बराबर 0। 42 घटाओ 47 घटाओ 42 बराबर 5 बटा 5। तो मित्रों इस प्रकार से हम करके निकाल लेंगे क्या चीज, हम यहाँ पर निकाल लिए यू, इसको बोलते हैं डी कल्पित माद। डी भी E1 भी लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं E1 या डी भी कहते हैं, कोई कह सकते हैं। तो अब ये जो है F1 Fi इंटू डी आई, डी आई में बहुत से है, आई का मतलब इंटीजर, -42 -1। अब यहाँ पर बारंबारता और x1 में जो हमारा आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए। मिड भाई कि लॉय लागल होगा, तो यहाँ पर हम U1 या डी कहते हैं निकाल लिए। अब हम लॉन्ग फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 10 AM इक्वल टू वैल्यू, कल्पित माद इसको बोलते हैं, एज्यूम्ड मीडियम मेन, एज्यूम्ड मेन अर्थात कल्पित माद 42 और क्लास इंटरवल 5 और सिग्मा एफ 70 है, सिग्मा एफ यानी सिग्मा एफ आई यानी टोटल जो है आवृत्ति का योग जो है 70 है। अब इसको हम फार्मूला पर रख दिए,
फॉर्मूला क्या होता है, ए एम प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू होल एच। अर्थात कल्पित मान कितना माने हैं, कल्पित मान 42 है और इसका योग कितना है -79। इसको जोड़ दिए, जोड़ घटा दिए, माइनस वाला को अलग जोड़ लिए और प्लस वाले को जोड़ घटाव करने के बाद -79 बटा कल्पित बारंबारता से भाग दे दिए। करने के बाद भाग दिए तो भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आने के बाद इसको 5 से 7.1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5.64 घटाने के बाद आपका मध्यमान आ गया, मीन आ गया 36.36 एंड द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक्स मीन इज इक्वल टू 36.36। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड और पीएड दोनों परीक्षा में यह आया हुआ है। ये लॉन्ग मेथड तो यह संक्षिप्त विधि पर हो गया। संक्षिप्त विधि पर अब हम देखेंगे संक्षिप्त विधि लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके परीक्षा में आ सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फ्लोइंग frequency distribution is 25 and determine the value of P। क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास है 0 से 10, 5, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह पर P दिया हुआ 40.50, 40 to 50 और इसका फ्रीक्वेंसी 6 है। इसका हम बारंबारता सारणी बना दिए। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू एफ आई इंटू एक्स आई। 0 to 10 5 है फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू इसका 5 हो गया। 10 से 20 इसका फ्रीक्वेंसी 80 है, 15 हो जाएगा। 20 से 30 इसका फ्रीक्वेंसी 15 है, मिड वैल्यू 25। 30 से 40 P 35, 40 से 56 इक्वल टू 45। तो इसका टोटल सिग्मा समेशन ऑफ एफ अर्थात समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 44 प्लस P और यहाँ फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 940 प्लस 35P यानी 940 प्लस 35P। अब यहाँ मीन निकालेंगे। मीन को x या m भी लिख सकते हैं, x बार भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x बार की जगह पर m लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना तो यहाँ सिग्मा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अर्थात आई इंटीजर्स है, आप जानते हैं। अब इसका जो है गुणनफल को लिख देंगे तो कितना है 940 प्लस 35P बटा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 44 प्लस P इक्वल टू औसत कितना आया है हमारे 25। अब इसको हल किए 940 प्लस 35 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 44 इंटू 25 इंटू 25P implies that 940 प्लस 35P इक्वल टू इतना 25 को कॉमन ले लिए 45 प्लस। अब यहाँ 35P में से 25P को घटा लिए
तो हो जाएगा। और इसका मल्टी 25 इंटू 45 इसका 1100 आई है 940 माइनस हो जाएगा। तो P का मान दोस्तों 16 आया। इस प्रकार से आप अपवर्जी विधि में, समावेशी विधि में आप यह क्वेश्चन बनाए, मध्यमान निकाले, दीर्घ विधि और शॉर्ट विधि, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड पर हम मध्यमान निकालने के लिए व्यवस्थित और अव्यवस्थित का दोनों का या व्यवस्थित आंकड़ों का सरलीकरण का हमने माध्य निकाला। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे मीडियन मोड, माध्य हो गया, माध्यिका और बहुलक के बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक इसको पूर्ण रूप से आप लोग इसको तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे, ताकि हमारा उद्देश्य है दूर देहात तक के गरीब बच्चे को कोचिंग या ट्यूशन नहीं मिलता, उनकी सहायता करना मेरा उद्देश्य है।